डोमर ग्रोथ मॉडल, इसकी हेडिंग दे दे मेरा। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लास्ट में हमने जो ग्रोथ के मॉडल किए थे उसमें से एक मॉडल था हेरेट डोमर मॉडल। उस हेरेट डोमर मॉडल में हेरेट की वर्किंग थी और डोमर की थी। अभी हम यहाँ पे स्पेसिफिकली डोमर की वर्किंग को डिस्कस करेंगे। हेरेट और डोमर दोनों का काम मकसद सेम था कि लॉन्ग रन ग्रोथ इस तरह की अचीव की जाए जिसमें ना तो इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो और अदर मामला अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी इस तरह की कोई चीजें डिस्टर्ब ना हो। आपको एक स्मूथ पैटर्न मिल जाए जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती रहे लॉन्ग रन में स्मूथली, बाकी चीजों को अफेक्ट किए बगैर। तो हेरेट ने अपना अलहदा से कोई पैरामीटर्स बीच में इंट्रोड्यूस करवाए थे और डोमर की वर्किंग का ज्यादा स्ट्रेस था इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, ये कहता है कि इनकम चेंज होने का ज्यादा रोल जो होता है वो इन्वेस्टमेंट में होता है। इन्वेस्टमेंट जब चेंज होती है तो इसका ड्यूअल इफेक्ट आता है। वो किस तरीके से आता है अभी यहाँ से हम इसको देख लेते हैं। दी फ्रेमवर्क। अब दी फ्रेमवर्क में द बेसिक premises of the डोमर मॉडल आर एज फॉलो। सबसे पहली बात, एनी चेंज इन रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो पर ईयर। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लो पर ईयर इसे उसे डिनोट किया जाता है। विल प्रोड्यूस अ ड्यूअल इफेक्ट। इट विल अफेक्ट द एग्रीगेट डिमांड एज वेल एज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी। जब भी किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट चेंज होती है तो इसका ड्यूअल इफेक्ट आएगा। एक तो आपकी एग्रीगेट डिमांड वो चेंज होगी और मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह इन्वेस्टमेंट जब कम होती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी और एग्रीगेट डिमांड ये दोनों चीजें कम हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इन्वेस्टमेंट में जब भी चेंज आएगा ये प्रोड्यूस करेगा ड्यूअल इफेक्ट। एक तो आपकी एग्रीगेट डिमांड वो चेंज कर देगा और दूसरा प्रोडक्टिव कैपेसिटी मुल्क की वो चेंज कर देगा इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट। अभी तक यही हमने सीखा इस पहले पॉइंट में, समझे बात। नंबर 2, द डिमांड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑपरेट्स थ्रू द मल्टीप्लायर प्रोसेस। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट पे, द डिमांड इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऑपरेट्स थ्रू मल्टीप्लायर प्रोसेस। अब ये जो डिमांड में चेंज आता है ये मल्टीप्लायर इफेक्ट के थ्रू आता है। ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए का अगर आप इजाफा करते हैं तो डिमांड में भी 100 रुपए का इजाफा होगा। मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट आपको है, मल्टीपल टाइम डिमांड में इजाफा होता है। अब वो मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 5 है तो इसका मतलब है डिमांड में 5 गुना इजाफा होगा। 100 रुपए इन्वेस्टमेंट में इजाफा करें डिमांड में 500 का इजाफा होगा। 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट में इजाफा करें डिमांड में 5000 का इजाफा हो जाएगा। समझ लगा पॉइंट। Thus, an increase in investment will raise the rate of income flow per year by a multiple of a increment in investment. आप इन्वेस्टमेंट में जब भी चेंज करते हैं तो आपकी इनकम फ्लो पर ईयर वो मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाती है। कितने मल्टीपल टाइम, वो मल्टीप्लायर की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मल्टीपल ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। फिर पढ़ ले यहाँ से यहाँ तक। ये लाइन नहीं समझ लगी तो मैं दोबारा बता देता हूँ, है आसान सी बात है, देख लें एक बार फिर। यानी सर जो भी इंक्रीज आएगा इन्वेस्टमेंट में तो इनकम का जो रेट है वो मल्टीपल टाइम जो है बढ़ेगा। हाँ जी, इनकम में मल्टीपल टाइम इजाफा होगा। अब मल्टीप्लायर उसे चूंकि के से डिनोट किया जाता है और सिंपल मॉडल की बात करें 2 सेक्टर की, 1/1 माइनस सी, ये होता है मल्टीप्लायर का फार्मूला। अब 1 माइनस सी इक्वल टू एस भी होता है, तो 1/s लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है। तो इसने डोमर ने मल्टीप्लायर के लिए ये फॉर्मूला यूज किया है इसकी बजाय, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फोकस कर रहा है, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात नहीं कर रहा। तो ये मल्टीप्लायर ये आ गया जी 1/1 के इक्वल 1/s, वेयर s स्टैंड्स फॉर, ये कोई गिवन कांस्टेंट है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ऑन द assumption that investment is only parameter expenditure flow that influence the rate of income flow। अब ये देखें y इक्वल है c प्लस आई। 2 सेक्टर में नेशनल इनकम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसा ही है ना। इसका फेवरेट है इन्वेस्टमेंट, इसने इन्वेस्टमेंट को पिक किया। इसने कहा कि वाई पे जो ज्यादा तब्दीली आती है वो इन्वेस्टमेंट की वजह से आती है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो नेशनल ये ड्यूअल इफेक्ट डालती है। कंजम्पशन में अगर तब्दीली आएगी वो सिंगल इफेक्ट डालेगी। इस वजह से इसने इन्वेस्टमेंट के रोल को अपने इस मॉडल में इंट्रोड्यूस करवाया। तो यही बात वो कर रहा है, ऑन द assumption दैट इन्वेस्टमेंट इज द ओनली एक्सपेंडिचर फ्लो दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ इनकम फ्लो। समझ लगी बात। जी सर।
we can then state that change in income over time, ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन इनकम ओवर टाइम ये इक्वल होगा चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम बट विद मल्टीपल टाइम, मल्टीप्लायर से उसको अटैच कर देंगे ना तो ये चेंज इन इनकम ओवर टाइम बन जाएगा। यहां तक कोई टेंशन ना तो बता दें। अब ये इक्वेशन आपने अपने दिमाग की मेमोरी में फिट कर लेनी है कि चेंज इन इनकम ओवर टाइम ये इक्वल होता है चेंज इन इन्वेस्टमेंट ओवर टाइम इनटू मल्टीप्लायर। नंबर 3, capacity effect of investment is to be measured by change in rate of potential output of the economy is capable of producing। जो कैपेसिटी इफेक्ट आता है इन्वेस्टमेंट का वो इक्वल होता है जी चेंज इन रेट ऑफ पोटेंशियल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, जितना आपका मुल्क या इकोनॉमी वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखती है उसके कैपेबल है, उसकी जो उसमें जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो असल में आपका कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसको दोबारा देख लें इस लाइन को, यहां से लेके यहां तक याद करके सुनाए मुझे जुबानी, देखते हैं कौन सबसे पहले याद करता है ये लाइन। सर ये सिंपल वर्ड में बता दें क्या कह रहे हैं। ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है उसका इफेक्ट अगर आपने मेजर करना हो तो वो असल में आपकी पोटेंशियल आउटपुट वही होती है। आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी कितनी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो वो आप तो देखा जाता है कि मुल्क की पोटेंशियल आउटपुट कितनी है, पोटेंशियल आउटपुट जितनी होगी उतनी ही आपकी इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है। यानी जितना हम वो पैदावार कर सकते हैं उतनी ही हम इन्वेस्टमेंट के काबिल होंगे। जी हमारी कैपेसिटी असल में वही है ना। ठीक है। अब वो कहता है जी अज्यूमिंग अ कांस्टेंट कैपेसिटी कैपिटल रेशो, तो उसने कैपेसिटी कैपिटल रेशो ये है कैपेसिटी कैपिटल रेशो ये एक कांस्टेंट के इक्वल है, अज्यूमिंग अ कांस्टेंट कैपेसिटी कैपिटल रेशो। अब ये ऊपर आपको स्मॉल के नजर आ रहा है, नीचे कैपिटल के है। अब ये स्मॉल के इसे क्या कहते हैं बोला मैथ में, अगर किसी ने बीएससी में पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये क्या लिखा हुआ है, कैपा। ठीक है जी, क्या है कैपा जी, स्टैंड्स फॉर कैपेसिटी और पोटेंशियल आउटपुट फ्लो पर ईयर, एंड ये तो रो है, पॉपुलेशन के कोरिलेशन को भी रो से डिनोट किया जाता है, तो आपको आइडिया होगा पार्ट 1 में ये करके आ रहे हैं आप। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है असल में, ये जो कैपा ओवर कैपिटल ये के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके रो से डिवाइड हो रहा है, सो इधर उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो देखें जरा ये बन गया, ये रो ये तो चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डी के व डी टी ये आ गया डेरिवेटिव। यहां तक समझ लगी बात। जी सर। ये सिर्फ आपने एक इक्वेशन याद करनी है जो कि आपकी ये बताएगी कैपेसिटी इफेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इसी इक्वेशन में इस के को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, अगले स्टेप में ये बन गया, और उसके बाद आपने कहना है बाय टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो थर्ड स्टेप में ये आ जाएगा, ये कर ले बल्कि साथ साथ। जी सर। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज ओवर टाइम ये असल में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल में टाइम पीरियड के साथ साथ कितना चेंज आ रहा है, कैपिटल स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये सिर्फ कैपिटल नहीं है, इट इज अ स्टॉक ऑफ कैपिटल। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये असल में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। आप इसको आई के इक्वल होता है, ये इतनी बात याद रखें। तो ये डी के और डी टी की जगह आई लिख देंगे हम, अगले स्टेप में आप लिखेंगे डी के डी कैपा ओवर डी टी इक्वल है रो आई, यहां तक आ जाए। जी सर। फातिमा उस्मान डन यहां तक। ठीक है, अब असल में ये दो चीजें, एक तो दो वैल्यूज आपने निकाल ली, एक तो डी के ओवर डी टी, और शुरू में एक आपने निकाली थी डी वाई ओवर डी टी, वो क्या थी पर मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये तो
तो ये दो साइड्स हैं, जिस तरह आप क्यू डी इक्वल क्यू एस करते थे, इसी तरह यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन के लिए डी वाई ओवर डी टी इक्वल डी कैपा ओवर डी टी ये करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज पुट कर देंगे, डी वाई ओवर डी टी की जगह ये पुट करेंगे और डी के ओवर डी टी की जगह जो अभी आपने निकाला है आई। ये देखें जी, ये इन दोनों को इक्वल इक्वल कर दिया। जी सर, ठीक है। आगे ये कहता है जी फाइंडिंग का सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो डी वाई ओवर डी टी वो तो इसके इक्वल था और डी कैपा ओवर डी टी वो इसके इक्वल था, उनकी सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं हमने, तो यहां तक आ गए। और इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, देखिए जरा फिर बताएंगे क्या किया है इसने। ये इस वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो गया और रो से आई साइड पे आके डिवाइड। जी जी जी, आई इधर आ गया और एस उधर चला गया, बस और कुछ भी नहीं किया। समझे यहां तक बात? जी सर। ठीक है। अब यहां तक आने के बाद आपने इंटीग्रेशन लेनी है ऑन बोथ साइड्स। तो आप लिखेंगे बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन का विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे हम, तो इंटीग्रेशन का साइन आ गया साथ, डी टी अटैच हो गए। यहां तक अगर तो लिख रहे हैं साथ साथ तो बहुत अच्छी बात है, यहां तक लिख के मुझे बताएं फिर आगे चलते हैं, बाकी भी बता दें। जी सर। ठीक है, अब ये देखें, ये डी टी इस डी टी से कट गया, तो हमारे पास इस तरफ क्या बचा, वन इस डी आई से मल्टीप्लाई होगा, डी आई ओवर आई इक्वल रो एस इंटू डी टी, ये बचा जी। अब ये वन ओवर आई इसकी इंटीग्रेशन लें तो ये क्या होता है जी, एल एन आई। यस सर। और इसकी इंटीग्रेशन ये रो और एस ये दोनों ही कांस्टेंट हैं, तो इसे यूं लिखा जा सकता है रो एस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो ये क्या बन जाएगा जी, एल एन आई इक्वल रो एस टी। भाई वन की इंटीग्रेशन टी होगी ना विद रिस्पेक्ट टू टी जो आ रहे हैं हम। यस सर। ठीक है, अब नीचे इसका देखते हैं सोल्यूशन। ये जी, ये उसने कह दिया जी ये एल एन आई के इक्वल है और प्लस सी वन वो साथ उसने अटैच कर दिया, और इसकी जब इंटीग्रेशन ली तो रो एस टी प्लस सी टू इसके साथ भी कांस्टेंट अटैच कर दिया। और इन दोनों इक्वेशंस को जब उसने सब्स्टिट्यूट किया, एल एन आई इक्वल रो एस टी सी वन प्लस सी टू, इसे लेट कर लिया सी के इक्वल। तो देखें जरा, ये आ गई इक्वेशन। अब हमें तो इन्वेस्टमेंट की आई की वैल्यू चाहिए, इसके साथ नेचुरल लॉग आ गया, तो नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, अब टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ली तो देखें जरा ये इक्वेशन बन गई, ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये ई नेचुरल लॉग के साथ कैंसिल हो गया, इस तरफ तो आ गया आई। और एक्सपोनेंशियल का रूल ये है कि पावर ऐड हो तो एक्सपोनेंशियल दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लिखा जा सकता है। जी सर। ठीक है, यहां तक लिख लें जरा आप। जी सर। अब ये जो ई सी है, ये नजर आ रहा है आपको, ये सारे का सारा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप ए लेट कर लें, लेट ई सी इक्वल टू ए। तो ये देखें आई आपका ए ई रो एस टी इसका इक्वल आ गया, भाई यही लिखा हुआ ना। यस सर। अब ये जो आई निकला ना, असल में ये आई टी ये निकला है, ये आपका जनरल सोल्यूशन है। आगे लिख लें जनरल सोल्यूशन। अब इस पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो कैसे अप्लाई होती है बोला, पुट टी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन में जहां जहां पे टी नजर आ रहा है
उसकी जगह पे 0 पुट कर दें, ये हो गया I0 इक्वल है 1 है। Yes, sir. अब ये a की वैल्यू हमने निकाल ली है I0, तो इस a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो सोल्यूशन हमारा डेफिनेट हो जाएगा। तो द डेफिनेटाइज्ड सोल्यूशन, फाइनल आंसर हमारा आ गया IT बराबर है I0 E रो ST। ये जी आंसर है हमारा। इसके आगे लिख लें डेफिनेट सोल्यूशन। ये जी इन्होंने भी आगे ये डेफिनेट सोल्यूशन निकाला हुआ है। यहाँ तक आपने काम करके आना है, अभी और कुछ नहीं करना। इसके अच्छे से प्यारे से नोट्स आपने बना के चेक करवाने हैं मुझे।